गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिफरेंस बिटवीन आईएफआरएस एंड इंड एएस। आईएफआरएस का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। इंड एएस का मतलब होता है इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। आईएफआरएस एक रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड है जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड माने जाते हैं। ये उसके कंपैरिजन में जो हमारे इंड एएस होते हैं ये इंडिया के स्पेसिफिक कन्वर्ज्ड फॉर्म ऑफ आईएफआरएस है। कन्वर्ज का मतलब ये होता है कि हमने आईएफआरएस जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड्स होते हैं इनको हमने इंडिया के रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसमें कुछ चेंज करके, जैसे जिसको अभी हम कार्विन कार्व आउट बोलते हैं कि कुछ चीज हमने इसमें इंक्लूड कर दी, कुछ चीज हमने इसमें से एक्सक्लूड कर दी और इंडिया की लीगल रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको जो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने इसको अलाउ किया यहाँ पे यूज करने के लिए, तो उसको कन्वर्ज्ड फॉर्म बोला जाता है। अब जो इसकी जो डेवलपमेंट होती है इंटरनेशनल लेवल पे, तो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड जो होता है वो इसको डेवलप करता है और हिंदुस्तान के अंदर इसको जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स इसको डेवलप करती है। 144 देश ऐसे हैं पूरी दुनिया के अंदर जो आईएफआरएस को फॉलो करते हैं और जो इंड एएस होता है बेसिकली हम सिर्फ इंडिया के अंदर फॉलो किया जाता है। और कुछ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट भी अगर देखा जाए तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के डिस्क्लोजर के लिए जो आईएफआरएस का यूज है या इंड एएस का यूज है, थोड़ा तो इसमें अलग अलग कुछ डिफरेंसेस देखने को मिले हैं। वो सारी कंपनियां जो आईएफआरएस को फॉलो करती हैं ग्लोबली लेवल पे, उनको एक नोट देना पड़ता है अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कि वो आईएफआरएस को कंप्लाई कर रही हैं। उसके कंपैरिजन में अगर इंडिया की अगर हम बात करें, जो यहाँ पे इंड एएस कंप्लाइंट जो कंपनी है एक लेवल रखा गया है कि इस तरह की कंपनी के ऊपर टर्नओवर के अकॉर्डिंग या फिर जो लिस्टेड कंपनीज होती है उनके लिए तो मैंडेटरी है अगर वहां पे कि आपको वहां पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है। इसको ऐसे इस तरह की कोई डिस्क्लोजर की यहाँ पे जरूरत नहीं है हिंदुस्तान के अंदर कि हम इंड एएस को फॉलो करते हैं। ये एक बेसिकली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और अपने आप में मान लिया जाए कि हाँ कंपनी की अगर अप्लाई इंड एएस इन पे अगर एप्लीकेबल बनता है एमसी के तरफ से तो वो कर ही रही होंगी उस चीज को। और दूसरी बात, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी होती हैं आईएफआरएस में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कुछ अलग नाम से बोला गया है इसमें, जबकि इंड एएस के अंदर कुछ अलग नाम से बोला गया है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हम बात करते हैं बैलेंस शीट, यहाँ पे हम इंड एएस के हिसाब से बैलेंस शीट को बैलेंस शीट का ही नाम देते हैं, लेकिन आईएफआरएस के अंदर उसको बैलेंस शीट नहीं बोलते, उसको स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का नाम दे देते हैं। दूसरी जैसे स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल वर्डिंग ये आईएफआरएस की है, जबकि हमारा इंड एएस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बोलता है। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी फॉर द पीरियड ये आईएफआरएस की लैंग्वेज है और यहाँ पे इंड एएस में हम उसको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बोल देते हैं। उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो फॉर द पीरियड यहाँ पे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोल देते हैं। और इंड एएस हमारा थोड़ा दो तीन चीजें और डिस्क्लोजर की रिक्वायरमेंट बोलता है, जैसे फाइनेंशियल नोट्स ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो हम नोट्स देते हैं पूरा डिफाइन करते हैं, उसमें सारी अनेक्सर देते हैं, एक्सप्लेनेशन देते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी को एक्सप्लेन करते हैं। वो सारी चीजें जो हमारी नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होती हैं और अकाउंटिंग जो पॉलिसीज होती है उसका भी डिस्क्लोजर जो होता है क्या कहते हैं नोट्स इसमें इंड एएस के अंदर दिया था। तो ये मोर ऑफ काइंड डिटेल डिस्क्लोजर हम यहाँ पे दिए जाते हैं। अब बात आती है कि जो बैलेंस शीट के फॉर्मेट है, आईएफआरएस में बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया गया है, इंड एएस के अंदर बैलेंस शीट का एक फॉर्मेट दिया गया है। अब जो कंपनीज हमारी कंप्लाई करती हैं आईएफआरएस, जो कि एक ग्लोबल लेवल पे उनको स्पेसिफिक गाइडलाइंस उनको फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि आईएफआरएस के अंदर लिखी हुई है बैलेंस शीट को बनाने के लिए, जिसमें एसेट्स लायबिलिटी को दिखाया जाता है और एसेट्स और लायबिलिटी को भी खासकर उसमें करंट और नॉन करंट के हिसाब से अलग अलग बाइफरकेट करके दिखाना पड़ता है। अब जो इंड एएस हमारी जो कंपनीज हैं वो इंड एएस कंपनीज के हिसाब से यहाँ पे इस तरह की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको जो है इसको करंट और नॉन करंट में एक्जेक्टली दिखाना, लेकिन हाँ बैलेंस शीट एक गाइडलाइंस देता है और वो गाइडलाइंस में करंट और नॉन करंट की बात कही है तो आप करंट और नॉन करंट में उसको दिखा सकते हो। तो कहने का मतलब यही है जो आईएफआरएस है वो ग्लोबली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं। मोस्टली इसमें हमने देखा है कि लगभग 144 कंट्रीज हैं जो आईएफआरएस को फॉलो कर रही हैं और इंडिया के अंदर हमने उसमें से कुछ चेंजेस किए, कुछ हटाया, कुछ उसमें डाला, जिसको कार्व आउट कहते हैं और अपने यहाँ पे ये स्टैंडर्ड यूज होते हैं। हाँ हिंदुस्तान के अंदर इसके अलावा इंड एएस तो है ही है, इंड एएस के अलावा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो पहले यूज होते थे इंड एएस आने से पहले वो भी यूज होते हैं, लेकिन कुछ स्पेसिफिक ऐसी कंपनीज जिनके ऊपर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल होते हैं, बेसिकली स्मॉल काइंड ऑफ कंपनीज जिनकी टर्नओवर कम है, क्योंकि वो उनकी लिमिट अभी इंड एएस में कंप्लाई करने के लिए इंड एएस को कंप्लाई करने के लिए सफिशिएंट नहीं है, इसलिए वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अंदर ही अभी अपनी अकाउंटिंग अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रही है। तो दोस्तों अगर ये मेरा एक जनरल एक
डिस्कशन था IFRS को लेके। और अगर आपको अगर कुछ डाउट है, आपको अगर कुछ पॉइंट है, कुछ स्पेसिफिक डिस्कशन है, तो आप प्लीज कमेंट और मैं इसको डाल के दे सकती हूँ। थैंक यू वेरी मच।